हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो पर जानकारी देने वाला हूँ, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस इकाई पर समझने वाले चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु का वन शॉट कवर अप करेंगे। पूरी चीज़ों को समझने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं इकाई नंबर 10 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। तो यह अध्याय सजीवों के रासायनिक संगठन और जीवन को बनाए रखने वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों के बारे में ये कॉन्सेप्ट है। ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो वे यौगिक जो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं अथवा जल अपघटन पर ऐसे यौगिक देते हैं, तो इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CxH2O Y होता है, अपवाद इसमें मौजूद होते हैं। तो इसकी उदाहरण की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो ये उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट के। इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग आधारों पर। पहला जो आधार बनता है जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर देखें तो 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। पहला है आपका मोनोसैकेराइड, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जिनका और जल अपघटन नहीं हो सकता है, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड का जो उदाहरण की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका आएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस। ये उदाहरण होते हैं मोनोसैकेराइड के। अब बात करेंगे आपके ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड में आपका आ जाएगा डाइसैकेराइड भी होगा। तो डाइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोस होगा। फिर बात करेंगे आपके अगला पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉली का जो अर्थ होता है वो मैनी होता है, जहाँ पर बहुत सारा होता है। इसका जो उदाहरण आएगा वो होगा स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन होगा। फिर बात करेंगे आपके भौतिक गुणों के आधार पर भी इनका वर्गीकरण होता है। भौतिक गुणों के आधार पर बात करेंगे तो ये 2 टाइप से, एक होगा शर्करा और दूसरा है अशर्करा, यानी कि सुगर्स एंड नॉन सुगर कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। तो शुगर की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्रिस्टली होगा, जल में विलेय होगा और स्वाद में मीठे होंगे। तो इस गुणधर्म के आधार पर ये शर्करा कहलाएगा। उदाहरण में आएगा ग्लूकोज और सुक्रोज। इनमें जो गुणधर्म देखने को मिलता है कि ये क्रिस्टली होता है, जल में विलेय होता है और स्वाद में मीठे होते हैं। नॉन शुगर यानी कि अशर्करा की बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट होता है शर्करा के। अक्रिस्टली होता है, जल में अविलेय होता है और स्वादहीन होता है। जो इसका एग्जाम्पल आएगा वो होगा स्टार्च और सेल्यूलोज होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है आधार है अपचायक गुणों के आधार पर।
अपचायक गुणों के आधार पर भी इसको दो भागों पर बांट सकते हैं। पहला अपचायी शर्करा यानी कि रिड्यूसिंग शुगर, और एक है आपका अनअपचायी शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में इसे बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में देखते हैं। जो फेलिंग विलियन और टोलिन अभिकर्मक, टोलिन अभिकर्मक क्या होता है, सिल्वर अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट को टोलिन अभिकर्मक कहते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन और टोलिन अभिकर्मक को क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं। इनमें मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो जब सभी मोनोसैकेराइड, मोल्टोज और लैक्टोज होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर यानी कि वीडियो को शेयर करना है। वीडियो के लिए लाइक बनती है क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर सारी चीज़ों को एक जगह पर कलेक्ट करके सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। तो एक लाइक तो बनती है। आपकी जो लाइक मिलेगा उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो वीडियो के लिए लाइक तो ज़रूर बनती है ताकि आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पर मिल जा रहे हैं, जहाँ पर इससे बाहर आप पढ़ नहीं सकते। अगर इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको सारा टॉपिक्स और क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। फिर आपका जो पढ़ेंगे वो है अनअपचायी शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो अपचयित नहीं होते, फेलिंग विलियन और टोलिन अभिकर्मक से अपचयित नहीं होते, नॉट रिड्यूस टू द फेलिंग सॉल्यूशन एंड द टोलिन रेजेंट। उदाहरण इसमें आएगा सुक्रोज, क्योंकि इसमें दोनों समूह बंद बनाने में क्या होते हैं, बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, इसीलिए इसे अनअपचायी शर्करा कहते हैं। इसकी जो कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस या तो डिफरेंसेस पर या तो सामान्य रूप से पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध किसे कहते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बारे में पता होना जरूरी है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट है ये। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाला एक ऑक्साइड बंध को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में पता हो ताकि एग्जाम में जाओ तो आसानी से पहचान में आ जाए। अगर पेपर में आ जाए ग्लाइकोसिडिक बंध किसे कहते हैं तो इसी लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एनोमर। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम पर एनोमर के बारे में। तो एनोमर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में कार्बन 1 पर OH समूह के विभिन्न विन्यास वाले समावयवी का मतलब होता है आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है एक ही सूत्र को कई सूत्रों में लिखना, ये कहलाता है आइसोमर, समावयवी। इसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आते हैं एनोमर पर। तो इस तरीके से एनोमर की परिभाषा हो जाता है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो बुक की मदद से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनोमर का टॉपिक एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर से। फिर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का मतलब होता है जंतु स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन का मतलब होता है एनिमल स्टार्च को ग्लाइकोजन कहते हैं। प्राणियों यानी कि यकृत और मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट इसी रूप में संचित होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद बात करेंगे आपकी स्टार्च, जो बहुत लोग जानते हैं, पौधों में मुख्य संचित खाद्य पदार्थ जिसे स्टार्च कहा जाता है। इसमें जो बहुलक होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है आपके स्टार्च पर। उसके बाद बात करते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सभी जानते हैं, पादप कोशिका की भित्ति का प्रमुख घटक होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादप में पाया जाता है। और इसकी बहुलक की बात करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है स्टार्च पर और सेल्यूलोज पर होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक हो जाता है
पूरी तरह से समाप्त। इस तरीके से पूरा चीज़ यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का जो हेडिंग्स होता है इस तरीके से कवर अप हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपको अपने फ्रेंड पर भी शेयर करना है ताकि फ्रेंड तक के भी ये वीडियो शेयर आउट हो जाए, और शेयर आउट हो जाए तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ ले और जब एग्ज़ाम पर आए तो आप आसानी से अपना पेपर लिख पाए। फिर आपका जो सेकंड टॉपिक्स होने वाला है वो है प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स में पहले परिभाषा पढ़ेंगे, प्रोटीन्स क्या होता है। तो यह अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल की एक चैन होती है, अमीनो अम्ल की बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ने से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जानते हैं क्या होता है, यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। अब बात करेंगे आपके अमीनो एसिड के बारे में। ये तो जान लिए कि जो आपका प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड के एक लक्ष्य से मिलकर बनते हैं। अब बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड क्या होता है, इसमें अमीनो समूह का मतलब NH2 और कार्बोक्सिल समूह COOH दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो समूह होता है, एक होता है NH2 समूह और एक होता है COOH समूह होते हैं। तो इसे अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड को भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अमीनो एसिड में आ जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होगा अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर यहीं से क्वेश्चन दिया जाता है। वेलिन किसका एग्जाम्पल है, तो वेलिन एग्जाम्पल होगा आवश्यक अमीनो अम्ल का होगा, और इसमें क्या आएगा, ल्यूसिन होगा। अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर पर इनका निर्माण होता है। इसमें जो उदाहरण आएगा वो ग्लाइसिन, एलानिन होगा। तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। फिर मोस्ट एक टॉपिक आ जाता है इसमें ज्विटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आप लीव नहीं कर सकते। तो जली विलयन में अमीनो अम्ल का COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन त्यागता है और NH2 समूह प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिससे ध्रुवीय आयन बनता है। इसे ज्विटर आयन कहते हैं। इसी कारण अमीनो अम्ल उभयधर्मी एमॉर्फेट्रिक होते हैं। तो ज्विटर आयन के बारे में समझ में आ गया होगा। जली विलयन में अमीनो एसिड COOH समूह प्रोटॉन को त्यागता है और NH2 समूह होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिससे ध्रुवीय आयन बनते हैं। इसे ज्विटर आयन कहते हैं। उसके बाद बात करें आपकी पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रोटीन में अमीनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध, प्रोटीन में प्रोटीन स्ट्रक्चर जानते हैं, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड की चैन से बनती है। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बंध CONH एक अमीनो अम्ल के COOH और दूसरे के NH2 से जल के अणुओं के निकलने से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। दो अंतर आपको पूछा जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला बंध CONH एक अमीनो अम्ल के COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे के NH2 एमिन से जल के अणु के निकलने से बनता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती है। ये चारों संरचनाओं को अपने बुक से अच्छे से डिटेलिंग करना है। सबसे पहला आएगा प्राथमिक संरचना, फिर द्वितीयक संरचना, फिर तृतीयक संरचना, फिर चतुष्क संरचना। तो यहाँ पर प्राथमिक संरचना पर क्या होगा, अमीनो
अम्लों का विशिष्ट क्रम होगा। इसमें आपका आएगा विकृतीकरण से यह संरचना नष्ट नहीं होती है। प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है वो फर्स्ट प्राथमिक संरचना से ही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें कुंडलन देखने को मिलता है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सिर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है द्वितीयक संरचना में सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें द्वितीयक संरचना में तो प्रोटीन का और अधिक वलन होता है। 3D आकृति शेप में यहाँ पर आपको द्वितीयक संरचना दिखाई पड़ती। प्रोटीन का और अधिक क्या होता है, वलन होता है, यानी कि रोटेशन होता है। चतुष्कक संरचना की बात करें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समूह को चतुष्कक संरचना कहते हैं। तो ये भी टॉपिक हो जाता है कवर। उसके बाद है प्रोटीन का वर्गीकरण आकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन द शेप कैटेगरी ऑन द प्रोटीन। तो इसमें आपका आएगा फाइब्रस प्रोटीन यानी कि रेशेदार प्रोटीन और गोलीकार प्रोटीन। दोनों में अंतर आपके एग्जाम पर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, धागे जैसी संरचना, जल में अघुलनशील होते हैं रेशेदार प्रोटीन। और गोलीकार प्रोटीन की बात करेंगे तो गेंद जैसी, नाम में ही लिखा है गोलीकार प्रोटीन यानी कि गोले के समान, तो गेंद जैसी संरचना और जल में ये घुलनशील होता है। जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो जल में अघुलनशील होता है। उदाहरण इसमें जो आता है फाइब्रस प्रोटीन की बात करेंगे तो उसमें आपका आता है केराटिन बाल, मायोसिन मांसपेशी, ये इसके उदाहरण होते रेशेदार प्रोटीन के। गोलीकार प्रोटीन की बात करें तो गेंद जैसी संरचना, जल में घुलनशील, और इसमें उदाहरण आता है इंसुलिन और एल्ब्यूमिन आता है। ये प्रोटीन के बारे में हो जाता है। फिर है आपका प्रोटीन का विकृतीकरण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ताप, अम्ल या क्षार के प्रभाव से, तीन चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी इसको। ताप, अम्ल या क्षार के प्रभाव से प्रोटीन के द्वितीयक और तृतीयक संरचना का नष्ट होना, ये कहलाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। परिणाम क्या होता है, प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इसमें आपका उदाहरण आएगा अंडे का उबलना, दूध से दही बनना। इसमें जो प्राथमिक संरचनाएं होती है वो अप्रभावित रहती है। इस तरीके से प्रोटीन के विकृतीकरण का भी टॉपिक कवर हो जाता है। ताप, अम्ल और क्षार के प्रभाव से प्रोटीन के द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना का नष्ट होना, उसके हाइड्रोजन बंध का टूटना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियाओं को, एक्टिवेशन को खो देती है। यहाँ पर जो उदाहरण आता है अंडे का उबलना, दूध से दही का बनना। फिर इसकी नोट की बात करेंगे तो प्राथमिक संरचना क्या होती है, अप्रभावित रहती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ये वन शॉट सीरीज़ है, ये वन शॉट सीरीज़ को आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा। 1 to 1 एक कनेक्टेड है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से, एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपका कवर अप है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। अदरवाइज अगर एक एक टॉपिक्स को आप लीव आउट करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ से कवर अप कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे एंजाइम्स का। एंजाइम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी अभिक्रिया में भाग लेना नहीं होता है, क्योंकि अभिक्रिया के दर को क्या करता है, यानी कि उसको स्थिर करने का कार्य करता है, या अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है या घटाता है, उस तरीके से होता है, कैटलिस्ट का काम होता है। तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। रासायनिक रूप से ये प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड के चैन ही होते हैं। तो गुण की बात करेंगे तो अति विशिष्ट होते हैं। इष्टतम ताप,
यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और pH पर कार्य करते हैं। बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं एंजाइम्स। ये इनकी प्रॉपर्टी होगा। पूछ दिया जाएगा कि एंजाइम्स किसे कहते हैं और इनके गुणधर्मों को बताइए और प्रमुख एंजाइम और उनके कार्यों को लिखिए। तो इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख एंजाइम्स का जो नाम आएगा और उसके कार्य को देखेंगे। तो यहाँ पर आता है प्रमुख एंजाइम में इन्वर्टेज, जाइमेस, माल्टेज और यूरिएज होता है। इन्वर्टेज की बात करें तो सुक्रोज होगा, जाइमेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज होगा, माल्टेज में माल्टोज होगा, यूरिएज में यूरिया का अपघटन होगा। सुक्रोज में आपका आएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और ग्लूकोज में आएगा एथिल एल्कोहल से ग्लूकोज आएगा। फिर माल्टोज में भी ग्लूकोज होगा। इस तरीके से प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य भी हो जाते हैं पूरा कवर। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और यूरिएज यानी कि सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज और यूरिया का अपघटन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये पूरा वीडियो सारे लोगों तक स्प्रेड आउट हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। वन शॉट पर ये पूरा चैप्टर्स होने वाला है कवर। कोई भी टॉपिक्स आपसे नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम पर आता है वो आसानी से आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपकी विटामिन्स की बात करेंगे तो भोजन के वे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कमी से विशिष्ट रोग होते हैं उन्हें विटामिन्स कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये मानव शरीर से रिलेट करता है। भोजन के वे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कमी से क्या होता है, विशिष्ट रोग होते हैं। इसकी वर्गीकरण की बात करेंगे तो वसा में क्या होते हैं, विलेय होते हैं और जल में क्या होते हैं, वसा में विलेय के आधार पर और दूसरा जल में विलेय के आधार पर। तो वसा में जो विलेय विटामिन्स होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चैप्टर है तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन को दिया जा सकता है। इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वसा में जो विलेय विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई और के होते हैं ये शरीर में संचित हो सकते हैं, शरीर में स्टोरेज इनका होता है। जल में विलेय विटामिन्स की बात करें तो बी और सी होते हैं। ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं अतः इन्हें नियमित लेना पड़ता है। यानी कि बी और सी मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं और नियमित तौर पर इन्हें कंपलसरी लेना पड़ता है और शरीर में संचित नहीं होते हैं। अपवाद आएगा B12 जो विटामिन्स होते हैं इनके एब्सेक्शंस है। अब बात करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लिस्टिंग आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। यहीं से आपके क्वेश्चंस या तो ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाएंगे। जब तक कि ये पूरा PDF नहीं करेंगे तब तक नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर आपसे पूरा रिवाइज हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझे, कौन सी चीज़ें क्या है, कैसे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर विटामिन की बात करेंगे, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग को समझेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेनिटोल। कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफथेल्मिया भी इनके रोग का कारक होते हैं। विटामिन ए आ जाता है, उसका रासायनिक नाम और रोगों के नाम को पूछा जाता है। विटामिन B1 की बात करें, थायमिन होता है। थायमिन से होता है आपका बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है और इसमें जो कमी से होता है आपका किलोसिस होता है, मुंह के किनारे पर फटना इसी के कारण होता है। फिर आपका आता है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से मरोड़ त्वचा रोग होता है। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालमिन को रासायनिक नाम होता है, इससे आपका एनीमिया होती है, रक्त में रक्त की कमी होती है।
विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं, स्कर्वी यानी कि मसूड़े से खून आना इनका प्रमुख रोग होता है। फिर विटामिन डी की बात करेंगे तो इसमें होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और कैल्सीफेरॉल की वजह से यहाँ पर जो रोग होता है हड्डियों का मुड़ना, बच्चों में ये होता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है रिकेट्स। विटामिन डी का जाएगा आपका रिकेट्स होगा। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। इसमें क्या होती है, जनन क्षमता में कमी यानी कि वंध्यता का कारण बनता है। फिर आपका जो विटामिन डी आता है, विटामिन के आता है, यानी कि आखिरी आपका बच गया विटामिन के, इसमें आता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ये विटामिन के का कारण होता है। फिर बात करेंगे आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आनुवंशिक सूचनाओं के क्या होते हैं, वाहक होते हैं न्यूक्लिक एसिड। बहुलक बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एकलक से ये इनका निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड की घटक की बात करें तो 2 घटक होते हैं इसमें, यानी कि 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है पेंटोस शुगर जिसमें राइबोस या डीऑक्सीराइबोस यानी कि डीएनए और आरएनए के आधार पर। नाइट्रोजन क्षारक की बात करेंगे तो यहाँ पर प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन और ग्वानिन। इरविन 4 ग्राफ का जो नियम होता है, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, ग्वानोसिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। तो एडेनिन और ग्वानिन की कैटेगरी आती है प्यूरिन में। पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थायमिन। टी केवल डीएनए में, थायमिन यानी कि केवल डीएनए में होता है, यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। उसके बाद बात करेंगे आपके फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट समूह में आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होगा आपका शर्करा प्लस क्षारक बिना फॉस्फेट के, इसको कहते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शर्करा प्लस क्षारक प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। बिना फॉस्फेट के है तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, और फॉस्फेट के साथ है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अंतर डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी शर्करा की बात करें यानी कि शुगर होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है, और आरएनए पर होता है राइबोस शर्करा होता है। क्षारक की बात करें, नाइट्रोजन क्षार जो जुड़ने का होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जबकि आपका आरएनए पर जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन की जगह पर आ जाता है यूरेसिल। बस अंतर यहीं पर होता है थायमिन और यूरेसिल का। संरचना की बात करें, संरचना भी परिवर्तन रहता है। ये द्विकुंडलित होता है यानी कि डबल हेलिक्स होता है, या एकल रज्जुक होता है यानी कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। कार्य की बात करें तो आनुवंशिक सूचनाओं का जो निहित होता है वो डीएनए के पास होता है, और डीएनए से प्रोटीन बनाने का जो कार्य करते हैं वो आरएनए के द्वारा होता है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आपको मैसेज करना है, पिन आउट करना है, ताकि उस पर वीडियो बन सके। उसके बाद बात करें आपके आरएनए के प्रकार की बात करें तो आरएनए 3 तरह से होता है। एक होता है एमआरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। केंद्रक से संदेश राइबोसोम तक के लाते हैं, ये कहलाता है आपका एमआरएनए कहलाता है। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम का निर्माण करता है राइबोसोम 70S प्रकार का और 60S प्रकार का राइबोसोम होता है, उनका निर्माण इनमें होता है। प्रोटीन संश्लेषण का ये साइट होता है यानी कि स्थल होता है। टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाने का कार्य करता है, ये इसको याद कर लेना है।
फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का क्षार अनुक्रम अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसे पहचानने के तकनीक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका उपयोग की बात करें तो अपराधी की पहचान करने में, पैतृकता यानी कि माता पिता को निर्धारित करने में ये फिंगरप्रिंटिंग काम आता है। मृतकों की पहचान में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। फिर आपको जो कुछ तथ्य है जो एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है, लेकिन इतना सारा आप लोगों ने देख लिया तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि और आपको कुछ रिक्वायर्ड होगा, लेकिन कुछ बचा होगा उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं एग्ज़ाम कैप्सूल की तरह। ये कैप्सूल में काम आ सकता है, अगर मान लो कुछ छूट गया होगा तो ये कवर कर देगा। इसमें आता है आपका प्रतिप शर्करा यानी कि इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज के जल अपघटन से बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण कहलाता है आपका प्रतिप शर्करा यानी कि इन्वर्ट शुगर कहते हैं। फिर है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल पर कुल आवेश शून्य होता है उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करता। दूध में शर्करा यानी कि होता है दूध में शर्करा यानी कि लैक्टोज, और दूध में प्रोटीन की बात करेंगे तो केसिन कहलाता है। दूध की शर्करा लैक्टोज और दूध में प्रोटीन की बात करेंगे तो केसिन होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है यानी कि हार्मोन होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, इसलिए इसे मुख से नहीं लिया जा सकता, पाचन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या तो नोट्स के दृष्टिकोण से, सारे दृष्टिकोण से ये पूरा पीडीएफ आपके लिए बहुत ही नीडेड है, हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।